अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आप प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जी हां, सुबह के आगाज़ के साथ ही जो सियासी हलचल है, जो मामलात हैं, उनमें जो तेज़ी है, जो आने वाले हमारे पास नए इक़दामात हैं, तमाम चीज़ों की जो रिपोर्ट होती है वो लेकर मैं हाज़िर हो जाती हूँ। क्योंकि आज और कल रात आपने एक बहुत अहम फ़ैसला देखा और अहम फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हमें मौसूल हुआ तमाम लोगों को, और वो ये है कि असम्बली तहलील का फ़ैसला जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। असम्बलियाँ बहाल कर दी गई और अदम एतमाद जो है उसको बरकरार रखने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया। अब सुप्रीम कोर्ट में तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब मैच हार गए, तमाम इक़दामात कलअदम करार दे दिए गए और इसी तरह जो है वो स्पीकर को भी कह दिया गया कि वो उन्होंने जो रूलिंग ली है वो आइन के ख़िलाफ़ है। अब सिलसिला ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला कि डिप्टी स्पीकर जो है कौमी असम्बली की रूलिंग का कलअदम करार दे दिया गया और कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिए गए खुद नोटिस का फैसला जो सुनाया गया है, उस पर अपोजिशन तो बहुत ही खुशी का इजहार कर रही है कि ये सब चीज़ें जो है वो आइन के बरक्स हुई हैं और आइन की जो एक अलंबरदारी है, जो आइन का कायम रहना है, उसको कायम रखा गया है और दोबारा से वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब को उनकी सीट पर बहाल कर दिया गया और तमाम वज़रा को भी। अब दोबारा से जो है वो असम्बली का इजलास होगा और ये इजलास जो है वो हफ्ते की सुबह 10 बजे होगा और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाने का हुक्म भी दे दिया गया है। चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि 5-0 से फैसला सुना रहे हैं, मौजूदा मामलात निपटाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि डिप्टी स्पीकर ने 3 अप्रैल को रूलिंग दी और मार्च को तहरीक अदम एतमाद पर जो लीव ग्रांट की गई, इस पर डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली की तहलील के ऑर्डर को गैर आइनी करार दे दिया और रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म और सदर को एडवाइस नहीं कर सकते। अब तक के कानूनी इक़दामात गैर आइनी थे और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को दोबारा इनके ओहदे पर बहाल भी कर दिया है। अब सूरत हाल ये है कि जो हफ्ते को इजलास होगा उसमें दोबारा से तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, वोटिंग होगी, किसी भी वोटर को नहीं रोका जाएगा। तमाम को ये इख्तियारात होंगे कि वो अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इस तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनना चाहते हैं, चाहे वो अरकान कोई भी हैं, अपने हैं या फिर जो है वो PDM से हैं, अपोजिशन जमात से हैं, जो भी हैं वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोटिंग कर सकते हैं। एक बड़ा फ़ैसला पाकिस्तान की तारीख़ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और इस बड़े फ़ैसले पर मुख्तलिफ़ तज्ज़ियाकारों की, मुख्तलिफ़ एनालिस्ट और बड़े तमाम जितने सीनियर एंकर्स हैं उनकी यही राय है कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा फ़ैसला है और जजेस ने बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है वो ये फ़ैसला सुनाया है। साथ ही अगर आप देखें 1993 की अगर बात की जाए तो 1993 में गुलाम इसहाक़ खान ने असम्बली डिज़ोल्व की थी, अगर आपको याद हो, और उस वक्त भी जो है वो नवाज शरीफ साहब जो है अदालत पहुंचे थे और दोबारा से बहाल करवा ली थी असम्बलियाँ। अब ये सूरत हाल है और ये मामलात हैं कि शहबाज शरीफ साहब अदालत पहुंचे हैं और असम्बलियाँ फिर से बहाल हो गई हैं। क्या हम हमेशा ही शरीफ ख़ानदान को क्लाइंट बनाकर जो है वो चलते रहेंगे? क्या ये सूरत हाल ऐसे ही रहेगी? हमारे साथ सीनियर कानूनदान जो है अवैस साहब ने हमें ज्वाइन किया है ऑन कॉल। अहमद अवैस साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अहमद अवैस साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने है। कानूनी तौर पे आइन की पासदारी के हवाले से जो है वो ये फैसला सामने आया है, आप इस पे क्या राय रखते हैं? देखिए, बाला अदालत का फैसला है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले नहीं थी, वो इसमें की गई है। पहला फैसला है जिसके अंदर जी इसको अपने प्रेमिट पढ़कर वो पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट जो है असरअंदाज इस फैसले के जरिए हो रही है जी। और ये एक ओल्ड ट्रेडिशन जो थी जिसके ऊपर आइन के अंदर भी मेंशन है जी कि वो किसी तरीके से भी पार्लियामेंट के मामलात में जो सेशन के होते हैं असम्बली के अंदर जी, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। बिल्कुल सही, कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ उन्होंने किया है क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो डिप्टी चेयरमैन है, स्पीकर ने जिस तरीके से वो करारदाद जो है जी नो कॉन्फिडेंस वाली जो है उसको फेल किया और उसको मुस्तरद किया था और जो उसके लिए जी बुनियाद बना था, ये सब गलत है और डिसाइड कर दिया इसको। बिल्कुल सही। तो इसके बड़े एक्यूट रेपरकशंस होंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी जी और आइंदा पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के ऊपर भी। ये क्योंकि मुझे बहुत अंदेशा है कि
मुल्क में एक शदीद अनारकी की सूरत पैदा ना हो जाए। सही सही। अदालत को ये तमाम एस्पेक्ट भी गौर करने चाहिए थे जो शायद उन्होंने, ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई तवज्जो दी नहीं है जी। और उसकी वजह यह है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो गए तो इसको कैरी आउट करना चाहिए था, उसमें कोई भी इक्वल सारी पार्टी की दौड़ लगनी थी और कोई भी जीत सकता था उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तो ये कहती है कि मौजूदा हुक्मनामे से आर्टिकल 63 की कार्रवाई मुतासिर नहीं होगी, आप इस पे क्या कहते हैं? अब वो 63 की अब तो उन्होंने ये कहा है ना, लेकिन वो तो क्वेश्चन तो ये है कि वो 63A जिसके लिए रेफरेंस भी उन्होंने किया था, वो जो जी एडवाइस मांगी थी, रेजिडेंशियल रेफरेंस जो अभी समाप्त था जी, उसमें भी ये था कि 63A जो है उसके अंदर आप जो डिफेक्ट कर जाते हैं, जो पार्टी हेड की या पार्टी के मैंडेट से मुनारिफ हो जाते हैं जी, और अपना वोट जो है वो दूसरी पार्टी को दे रहे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की शक्ल में, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की शक्ल में जी, तो उसके खिलाफ जो है वो उसको डिसीड कर दिया जाएगा। लेकिन एक उसकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक कि उसका वोट जो है वो तो काउंट होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यही यहाँ पे जो है वो ऑपोजिशन थी जिसको चेकअप करना चाहिए था। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको भी फिलहाल इशारा नहीं है। सही है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला है। इससे पहले तो ये सोचा और समझा जा रहा था कि ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामलात में दखलंदाजी नहीं कर सकती है, लेकिन इस दफ़ा जो फैसला आया है इससे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो खुश नहीं है। उन्होंने तो ये कहा है कि हम शायद जो है वो 1940 वाले पाकिस्तान में जाके खड़े हो गए हैं और फिर दोबारा से हमें जो है वो अपनी स्ट्रगल और जद्दोजहद का आगाज़ करना पड़ेगा। इस सूरत हाल को देखते हुए आप क्या कहते हैं? देखिए, 1940 का पाकिस्तान जो है वो इस पाकिस्तान से तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को या गुड गवर्नेंस की सिचुएशन को अगर सामने रख लें और जुडिशियल फैसलों को भी सामने रख लें तो वो इससे बेहतर था। सही सही। उस एतबार से अगर आप देखें सही, तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जिनके ऊपर कोई इतनी तवज्जो नहीं दी है कि इसके असरात जो हैं वो आइंदा की हमारी पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटिक्स के ऊपर उसका बड़े असरात मुरतब होंगे। और इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया कि ये जो ट्राइकोटमी है कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बिल्कुल सही, एक स्टेट पिलर है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, और इनमें कैसे बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि जुडिशरी का काम है ये बैलेंस क्रिएट करवाना। सही सही सही। तो ये इन सारी चीजों पर स्टेट जो है उसको कायम रहने के लिए और उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे जो है वो स्टेप लेने होते हैं, जिसके अंदर वो उस कंटिन्यूटी जो है उसको ख्याल किया जाता है कि इसके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए। सही। अब ये सूरत हाल जिस वक्त पैदा हुई है जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले बड़ी खराब थी। एग्जैक्टली। अब इसके बाद तो इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। बिल्कुल सही। और फिर उससे जो है हमारा कॉमन मैन है वही मुतासिर है। वक्त अब ऐसा लगता है कि वो आ रहा है। बिल्कुल सही। ये चीजों का मेरे ख्याल में ख्याल नहीं रखा गया इसके अंदर। सही सही, बिल्कुल ठीक। तो ये एक आम आदमी की जब हम बात कर रहे हैं, आवाम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो हमने उसको इग्नोर करके ये तमाम फैसले जो है वो सियासी तौर पर या जो है वो आइनी तौर पर ये सामने आए हैं। इसमें चीफ जस्टिस साहब ने खुद एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि हमने कौमी मुफाद को भी देखना है, और अब कौमी मुफाद क्या है इसका अगर किसी से जवाब ले तो हर शख्स जो है वो कौमी मुफाद को अपने अपने तौर पर जो है वो डिफ़ाइन करेगा। आप बताइएगा कि ये जो सवाल के जवाब में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कौमी मुफाद को भी जो है वो देखना पड़ेगा इस फैसले के बाद, तो ये क्या सूरत हाल और सिचुएशन? इसको कौमी मफाद को मेरे ख्याल में या तो एक जो है एक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, कौमी मफाद क्या होता है। जी जाहिर है, इन बातों से उसको आप सिक्योर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और तबाही से बचा सकते हैं। इन बातों के मुतालिक जो है जब तक एक
फर्स्ट हैंड नॉलेज ना हो और बिल्कुल वो ग्रिप ना हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी, और जो जिस किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं, सही जो थ्रेट अमेरिका की तरफ से आए थे जी, डायरेक्ट बिल्कुल बिल्कुल और बैरूनी साजिश, इसके अंदर हमें आपको भी शायद देखा होगा आपने जी, एक बहुत अर्सा पहले, मेरा ख्याल में तो साल हो गया होगा जी, कि वो उनका पीर अहमद साहब का एक टॉक शो के अंदर उन्होंने उस प्रोग्राम में ये सारी डिटेल जो थी वो दी हुई थी कि ये जी अमेरिका जो है वो इंटरफेयर करेगा और इसके बाद अकोमोडेट स्टेप की जाएगी और नो कॉन्फिडेंस के जरिए इसको रिमूव किया जाएगा जी, वो बिल्कुल वैसे ही सब कुछ होगा। सही सही, ये एक अलग बात है जी जी। तो सर आप क्या समझते हैं कि अब जो ये सूरत हाल जिससे हम जा रहे हैं, जिस तरफ हम चल पड़े हैं, अब तो असम्बलियाँ जो है वो बहाल हो गई हैं, अब तो हफ्ते को जो है वो इजलास भी होगा, तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जाएगी, तो ये सारी सूरत हाल जो है वो सियासी मामलात में एक आम आदमी के लिए ये पॉजिटिव है या सिर्फ ये सियासी जमातों के लिए ही जो है वो सिर्फ फ़ायदेमंद साबित होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सियासी जमातें पीछे लगी हुई हैं वो कौमी मुफाद के लिए उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि कोई स्टेप जो है वो ऐसा लेंगे जिससे कौमी मुफाद होगा, क्योंकि उन सब के अपने मफाद हैं जी, और वो करप्शन के मफाद हैं, इसमें तो शक कोई नहीं है। सही, इस वक्त के ऊपर पेंडिंग है। अगर शहबाज शरीफ आ जाते हैं, ओथ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और फिर रैप पे पेंडिंग है, बिल्कुल ठीक, उनके साहबजादे जो हैं वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं जी, सदियों से जो है ये चलता आ रहा है, बिल्कुल उनों के ऊपर जो है गिरफ्तारी है, या जो लोग और सब को देखें आप, तो इसलिए इनकी तवज्जो तो सिर्फ ये होगी कि उनके केसेस खत्म हो और नैब को कमजोर कर दिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल ये होगा। सही, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टेलीफोन लाइन पे जो है वो ज्वाइन किया और ये सियासी सूरत हाल जो बनी है एज अ कानूनदान आपने जिस तरीके से ये पॉइंट रेज़ किया, और ये सूरत हाल अब कौमी मुफाद की जहाँ पे बात आती है तो कौमी मुफाद में हर शख्स का अपना अपना तज्जिया है, अपनी अपनी बात है कि कौमी मुफाद क्या है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कभी किसी सियासी जमात ने या जो ये सियासी जमातें जो सीटों के लिए लड़ रही हैं कि कोई वज़ीर आला बन जाए, कोई वज़ीर आज़म बन जाए और हम पाकिस्तान में जो है वो ये सीटें संभाल लें, कभी इन्होंने कौमी मुफाद के हवाले से जो है वो सोचने की कोशिश की है? एक हुकूमत जो ऑलरेडी काम कर रही है या कोई किसी बैरूनी साजिश का जो है वो शिकार हो रही है, पिछले 35 सालों से हम ऐसे ही ख़ानदानों से जो है वो देखते आ रहे हैं, उन्हीं के जो है वो ग़ुलाम हैं और वो आगे लोगों के जो है वो ग़ुलाम हैं, तो कब तक हम इस तरह ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करते रहेंगे? कब तक हम इस तरह से जो है वह मामला देखते रहेंगे? आइन के ख़िलाफ़ वर्जी तो खैर कोई भी नहीं कर सकता, आइन के मुताबिक तो चलना लाजमी है, ज़रूरी है। ये एक फ़ैसला जो आया जो आइन के मुताबिक था कि वज़ीर आज़म ऐसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते या जो डिप्टी स्पीकर है वो ऐसी रोलिंग नहीं ले सकता, ये तो मानने की बात है, लेकिन जो बैरूनी साजिश हुई उसका क्या, उसको कैसे इग्नोर किया जा सकता है कि एक हुकूमत को हटाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो साजिश की गई और उसका फिर कोई आगे से स्पेसिफिक कोई रीज़न भी सामने नहीं आया या उसको ख़त को भी जो है वो इस तरह खोल के सामने नहीं लाए गए? ये क्या सूरत हाल है? जब सिक्योरिटी रीजंस की बात की जाए या और मामलात की बात की जाए तो आला हुकाम भी इस चीज़ पर सीधी बात करते हैं कि शायद हमें भी उस ख़त के बारे में कोई ख़ास आगाही नहीं है। अब ये क्या मामला चल रहा है और ये सूरत हाल क्या है? और सबसे बड़ी बात, मैं 1993 की बात कर रही थी कि 1993 में गुलाम इसाक खान ने जो असम्बली डिज़ोल्व की, नवाज शरीफ साहब ने बहाल करवा ली। अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो अदालत पहुंच गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने अल्लाह के वास्ते दिए और फिर जो है वो असम्बली बहाल करा ली। अब ये क्या इसी तरह चलता रहेगा? सीनियर तजियाकार एसआर राना साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, उनसे पूछते हैं कि वही बताएंगे कि कब तक हम ये ख़ानदान के हाथों ही जो है वही क्लाइंट रहेंगे और वही मामला चलाते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। जी मैं भी आपकी गुफ्तगू सुन रहा था। सबसे पहले तो मैं आपको खराजे तहसीन पेश करता हूँ कि आप एक दबंग लहजे में बात कर रही हैं और अब इस वक्त जब तमाम जो धारे सोते जो हैं वो जाती उम्र की तरफ बह रहे हैं, तो इसमें इस तूफान में अगर कुछ लोग खड़े हैं जैसे आप बोल रही हैं तो ये रियली वेरी अमेजिंग और आई मस्ट अप्रिशिएट यू। सर बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा बोल रही थी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। क्या कहें? देखें
जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से लेके और अब तक सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले ही बड़े जैसे कहते हैं ना कि काबिल तहसीन है और उन्हें सल्यूट पेश करना चाहिए। सही। और आज का फैसला तो इसलिए तारीख में हमेशा ऐसा कम हो गया कि इससे ज्यादा अच्छा इंसाफ नहीं हो सकता कि जो नैब को मतलूब लोग हैं वो सारे ही उन्हें बुला के सुप्रीम कोर्ट ने तकरीम से कहा कि जी फरमाइए आप क्या हुक्म करते हैं और क्या कहते हैं। सही। और शहबाज शरीफ साहब भी आए जिन पर फर्द जुर्म नहीं लग सकी पूरे जोर लगाने के बावजूद, और वो हमारी अदालतें वो इतनी बेचारी मासूम थी कि वो एक पर्चा फर्द जुर्म का नहीं पढ़ा जा सका 3 माह में, और जिन पे अरबों रुपए का ये इल्जाम है कि उन्होंने कौमी खजाने से लूटे। देखे ना, यही एन इंसाफ है और अजमत है इंसाफ की कि उनको बुला के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप फरमाइए खिताब करें, आप क्या चाहते हैं। तो इसी तरह बिलावल बाकी लोग भी, तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अजीम फैसला है। और पाकिस्तान में इमरान खान जैसे आदमी जो वाकई चोर है, डाकू है, कौमी खजाने को लूटने वाला है, आइन को तोड़ने वाला है, और जिसने कारोबार बन किए वजीर आजम बन के खरबों रुपए कमाए, बाहर एसेट्स बनाए, बाहर उसने महल खरीदे, जिसने बाहर जाके जनाब अली अपने बच्चों को सेट किया, इस जैसे तो घटिया आदमी को तो वैसे ही वो फांसी दे देनी चाहिए। मैं समझता हूँ इसका क्या काम है पाकिस्तान की सियासत में भाई। अच्छे लोगों की सियासत में इतने बुरे आदमी का कोई काम नहीं। तो मैं आई सल्यूट सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने एक अजीम तारीख साज फैसला किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये फैसला बड़ा ही तारीख साज फैसला है। सर ये बताइएगा, हुकूमत सरप्राइज प्लस देने जा रही है, ये सरप्राइज प्लस क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा। देखिए अब अगर जिस आज जो फैसला है उसमें उन्होंने जो सुप्रीम कमांडर है सदर मुमलिका, तो उसको भी कहा कि ये भी गलत है। वजीर आजम तो है ही, स्पीकर तो है ही, और स्पीकर की रूलिंग और स्पीकर का इख्तियार ये वो सारा वो आज गहरा ही नहीं हो गया। और अदालतों ने बता दिया कि भाई पार्लियामेंट और स्पीकर की कोई वैल्यू नहीं है, अदालतों के फैसले सबसे ज्यादा काबिल तहसीन है, और सदर मुमलिकत का भी कोई डिसीजन नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वो सरप्राइज ये तो नहीं दे सकते कि इनको रोक लें, लेकिन कल एक्सपेक्टेड ये है कि इमरान खान पंजाब असेंबली, केपी के, सिंध और विफाक से अपने तमाम अरकान के इस्तीफे दे सकते हैं, और इन्हें कहेंगे कि जी आप हफ्ते वाले दिन अपने अवाम में जाके, और जैसे फ्लैटिस होटल में किया वैसे आप एक इजलास करके नवाज शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दें। और इस फैसले की सबसे खूबसूरत रोशन पहलू ये है, मैं बल्कि अगेन सल्यूट करता हूँ कि वो लोग जिन्होंने जमीर बेचा और 60 कौन सी शीट थी वो 69 के कौन सी जो लागू होती थी, उसका कहीं जिक्र ही नहीं किया गया कि चले कोई नहीं यार बच्चे हैं, अगर उन्होंने जमीर बेच दिया और वो जाके कहीं और बैठ गए किसी और शाख के ऊपर, तो मासूम लोग हैं, चले उन्हें वोट डालने दें और उन्हें कहे कि अच्छा चलो अपना दिल खराब ना करो, अगर तुमने आइन की खिलाफ वर्जी की है और पार्लियामेंट को आपने अपने मुफादात पे भेज दिया, तो कोई नहीं यार मासूम लोग हैं, आप जाएंगे जाके वजीर आजम को साबित करें कि वो झूठा है और उसे नहीं रहना चाहिए। तो ये समझता हूँ कि ये भी इस फैसले का एक खूबसूरत अजीम रोशन रुख है। सर हुकूमत क्या तरीके अदम एतमाद से बच सकती है, कोई हल, कोई ऐसा जो है वो रास्ता? देखिए अब तहरीक एतमाद तो मैंने बताया कि अगर कल इमरान खान इस्तीफा दे देते हैं कौमी असेंबली से और उनके 155 लोग इस्तीफा दे देते हैं और वो अगले दिन आते ही नहीं, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद उस ऐवान में कौन रह जाएंगे? यही लोग रह जाएंगे। तो ये अपने तौर पे जैसे फ्लैटिस होटल में वजीर आजम वो बन गए शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाए, सही ठीक है, लेकिन फिर इस कौमी असेंबली आप बचती नहीं है, ये मेरी बात लिख लें अपने प्रोग्राम में आप, कौमी असेंबली नहीं बचती, इलेक्शन ही होंगे। अपोजिशन भाग रही है फौरी इलेक्शन से, अपोजिशन को ये खौफ है कि अगर फौरी इलेक्शन हुए तो इमरान खान पहले से ज्यादा अक्सरियत से आएगा, और इमरान खान के जो बगल में बच्चे दिए गए थे जबरदस्ती बैसाखियां, वो इस बार वो उनके बगैर लड़ेगा, और जब वो बैसाखियों के बगैर लड़ेगा और उसके अपने बंदे होंगे तो वो तो अपमाननीय है, जब उसे बैसाखियों बांधा हुआ था तो तब तो वो पकड़ा ही नहीं देगा। तो ये चाहते हैं कि किसी तरह इलेक्शन प्रोसेस लेट हो जाए,
और हम इमरान का मीडिया ट्रायल इतना कर लें कि इमरान का जो ये एकदम फेम बना है वो खत्म हो जाए ना। लेकिन वो फराह खान जो है करप्ट है, इमरान खान की चाचे की, मामे की, खालू की, फुप्पो की भतीजी की हमसाई ने करप्शन के लिए इमरान खान ने की। और कोई ये नहीं कह रहा कि वो खातून मुस्लिम लीग की उसकी एमपी की बहू है, वही एमपी है जिन्होंने कल हमजा शहबाज का नाम पेश किया था बतौर वजीर आला। बिल्कुल ऐसे। तो अब इसमें देखें हमारे इदारों का रोल कि हमारा इलेक्शन कमीशन ने ऐन मौके पे इस फैसला आने से पहले ऐवान सदर को भेजा कि जी हम 6 महीने से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते, यानी वो जो अपोजिशन की अक्टूबर की डेट दे दी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है ना। हाँ। तो ये इससे अंदाजा नेक्सिस का कर लें कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। वैसे चलते चलते यही इररेलेवेंट सी बात मैं आपको कह रहा हूँ, इररेलेवेंट है ये, इसका कोई ताल्लुक नहीं है आज के किसी उससे जी कि वो ममालिक जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी करारदाद के खिलाफ वोट दिया था ना, रूस के हक में दिया था। सही। वो श्रीलंका हो, वो कुवैत हो, वो पाकिस्तान हो जी, वहाँ रिजीम चेंज होने ही होने हो रहा है। सही 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 सही। सर आपने ये जाते जाते जो बड़ी बात कर दी है, इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सारी बात खत्म हो जाती है। फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया है कि 400 साल पीछे चले गए हैं हम, हमारी जो ये कानून का फैसला आया है इसको वो नहीं मानते। सुबह ही उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो है वो रजिस्टर्ड करवा दी थी। साथ वो कहते हैं कि रोलिंग को इन कैमरा देखना चाहिए था। ये सारी सूरत हाल, आप इस पर जो है वो क्या कहते हैं? देखें, बात यह है कि फवाद चौधरी साहब अब कुछ भी कहें, माने ना माने, कुछ भी बयान दे, लेकिन दीवार पे लिखे हुए को अब हम मिटा नहीं सकते। बिल्कुल। और दीवार पे जो लिखा हुआ है वो ये है कि इमरान खान एक गलत आदमी है, उसने कौम को गलत डायरेक्शन में लेके गए, उसने इतनी लूट मार की कौमी खजाने की, उसने अपने बच्चों को, अपने खानदान को इतना नवाजा कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। और लिहाजा तमाम मुल्क वतन फोर्सेस ने मिलके, जाहिर है क्या कहते हैं, सर कितनी खूबसूरत बात है ना, पिछले 35 सालों में तो मुल्क बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था ना, एकदम ही जो है वो बस इन 3-4 सालों में करप्शन कहाँ पहुंच गई कि इमरान खान ने करप्शन की और सब खत्म कर दिया। आपको शेयर करूं, मैं इस सारे माहौल टेंस में भी मेरी हंसी निकल गई अभी लिटरली कि शहबाज शरीफ साहब अभी कह रहे थे कि अब हम आएंगे तो हम इंशाल्लाह ताला कौम को एक सही सच्चे रास्ते पे लेके चलेंगे। जी बिल्कुल। और हम कौम के मसाइल, इसी सच्चे रास्ते की तो हम तलाश में थे। बिल्कुल सही। तो वो अत्तार के लौंडे इतने मजबूत हैं भाई कि वो बीमार भी करते हैं, फिर अपनी दवाई भी जबरदस्ती बेचते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, जो भी हो हमें तो पाकिस्तान के मुफाद की बात करनी है, जिसमें एक आम आदमी को रिलीफ मिल सके। कोई भी हुकूमत आए, वो पाकिस्तान की हुकूमत हो, वो अपनी ज़ात की हुकूमत ना हो। बात सिर्फ इतनी है, उसमें चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों या जरदारी साहब हों, जो भी हों। अब बात सिर्फ इतनी है कि आजमाए हुओं को दोबारा आजमाते हुए ज़रा डर महसूस होता है। मौला अली का भी कॉल है, आजमाए हुओं को दोबारा ना आजमाया जाए, लेकिन बहरहाल जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है उसमें जो भी आए पाकिस्तान के मुफाद में आए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बात यह है कि देखिए ये कहना बहुत आसान है कि ये पाकिस्तान के मुफाद में हो, लेकिन अगर कोई शख्स अपने सामने उस एक आदमी को देखे जो अपने हाथों से उस टहनी को काट रहा है जिस पे वो बैठा है शाख को, सही, तो फिर खाली दुआओं से काम नहीं होता। ये दुनिया प्रैक्टिकल है, अल्लाह ने दुनिया को प्रैक्टिकल बनाया है। बिल्कुल सही। तो जब आप अपने हाथों से सब अपना रास्ता काट रहे होंगे और हम कहें कि जी पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, तो खाली दुआओं से नहीं मुमलिकतें चलती होती, वो हमेशा अमल से चलती। चलें, अभी तो पाकिस्तान के लिए दुआएं ही काम कर सकती हैं, क्योंकि दवा तो मिल गई है और अब सूरत हाल जो है वो आगे जाके देखनी पड़ेगी कि क्या होती है। बहुत शुक्रिया सहाराना साहब, आपने हमें जो है वो ऑन कॉल ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका जान के। सूरत हाल आपके सामने है। यहाँ पर अगर हम मुस्कुरा दें तो वही वाली बात आती है कि इतनी बड़ी मुश्किलें मुझ पर कि आसान हो गई। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। मेरे पाकिस्तान ने, आपके पाकिस्तान ने, हम सब के पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किलात देखी हैं। हमारे बुज़ुर्गों का जो लहू इस मट्टी में
रच बस किया है उसकी कीमत हम मर के भी अदा नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम पाकिस्तान के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम शायद अपने मुफाद की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। और जब तक हम दोबारा से पाकिस्तान के लिए अपनी जंग का आगाज़ नहीं करेंगे, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, इस महंगाई का जो एक बड़ा तूफ़ान हम पर गिर चुका है इसको कम करना इतना आसान नहीं है किसी भी हुकूमत के लिए। आने वाले वक्त में कुछ वक्त लगेगा कि जब ये महंगाई का तूफ़ान जो है वो टलेगा, कोई भी आए अब सिर्फ अपनी ज़ात लेकर ना आए, पाकिस्तान का मुफाद लेकर आए, पाकिस्तान की आवाम की सोच लेकर आए। जो भी हुकूमत सीटों पर बैठती है वो वज़ीर आला हो, वो वज़ीर आज़म हो, वो सदर पाकिस्तान हो, जो भी हो उनको ये मालूम हो कि वो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की करोड़ों आवाम का जो मुस्तकबिल है उनके साथ जुड़ा है। बस यही हमारी दुआ है और वही वाली बात के दवा जो है वो मिल चुकी है, लेकिन दुआ अभी भी बाकी है। आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करती हूँ कि आने वाले मुस्तकबिल में हमारे लिए ये सियासी मामलात जो है वो बेहतरी लेकर आएँ और पाकिस्तान की आवाम को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा रिलीफ मुयसर हो, ताकि हम भी ये कह सकें कि हम बींगा पाकिस्तानी जो है वो एक बहादुर कौम है और हम गैर के आगे नहीं झुकते, चाहे हमारा कोई सर काट ले लेकिन हम हार नहीं मानते। इसी के साथ ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस यहीं से आपको ज्वाइन करेंगे और बहुत से मामलात और चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है, अहम पॉइंट्स हैं जिन पर डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ रहिएगा।